दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। इस वक्त बिहार विधानसभा परिसर में मेरी मौजूदगी है पटना की ऐतिहासिक जगह, जहां के आज गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अपने आप में एक नया रिकॉर्ड आज सीएम की ओर से बनाया गया है। उनके साथ स्पेशल 26 की टीम भी, जिसमें एक तरफ अनुभव को भी तरजीह दी गई तो वहीं दूसरी तरफ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। लेकिन कहते हैं राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। एक तरफ अपनी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के जरिए नीतीश सरकार 10.0 नए सिरे से पूरे जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समय का ध्यान रखते हुए एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, बड़े नेताओं की मंच पर मौजूदगी ने आज न सिर्फ बिहार बल्कि पड़ोसी राज्य बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा संदेश दिया है। इस टाइमिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन दलों ने कैसे एक तीर से कई निशाने साधने की है कोशिश, देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ। अटकलों के सारे बाजार बंद हुए, हुआ वही जो होना ही था। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार की बागडोर संभाल ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश के बाद बारी बारी उनके 26 मंत्रियों ने शपथ ली। वही सोशल इंजीनियरिंग दिखी जिसमें नीतीश की मास्टरी है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ पूरी हुई तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश ने हाथ से हाथ जोड़कर ऊपर उठा दिए। पूरे एनडीए ने कतारबद्ध होकर देश को संदेश दिया कि ये होता है गठबंधन एकदम सॉलिड। सियासी विरोधियों के लिए तो ये दृश्य पुराने जख्मों को हरा कर देने वाला था। वो 23 जून 2023 का दिन था जब विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक पटना में हुई थी, जब मोदी विरोध में देश के 16 विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा था और खुद नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार थे। लेकिन देखते ही देखते कितना कुछ बदल गया। 20 नवंबर 2025 को वही नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में हाथ डालकर विपक्ष से मानो पूछ रहे थे, कैसी लग रही है ये जोड़ी, देश में भी कोई है इसका मुकाबला। गांधी मैदान से क्लियर मैसेज दिया गया कि देश में गाड़ी वहीं से चलेगी जिसमें रफ्तार हो, जिसके कलपुर्जे टाइट हो और अलाइन हो और जो ज्यादा से ज्यादा सवारियां लेकर चल सके। एनडीए की एकजुटता का संदेश देने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी टीम बनाकर एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें सोशल इंजीनियरिंग में सबका मास्टर माना जाता है। नीतीश के बाद एनडीए की 5 पार्टियों की 26 मंत्रियों ने शपथ ली। पुराने पर भरोसा लेकिन नयों को भी मौका, ये फॉर्मूला दिखा। नीतीश मंत्रिमंडल में 26 में से 15 चेहरे पुराने हैं, 11 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। नीतीश ने जेडीयू में सभी पुरानों को आजमाया, लेकिन बीजेपी ने अपने ज्यादातर मंत्री बदल डाले। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, चिराग पासवान की एलजेपीआर के 2, जीतन राम मांझी की हम के 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के भी 1 मंत्री ने शपथ ली। बिहार चुनाव में एनडीए भले ही दावा करे कि लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर वोट दिया है, लेकिन मंत्रिमंडल बनाने में नीतीश एक बार फिर जातीय गणित के फॉर्मूले फिट करने से नहीं चूके। 26 मंत्रियों में ओबीसी और ईबीसी से 12 को चुना गया, 8 मंत्री सवर्ण चुने गए, 5 मंत्री अनुसूचित जाति से लिए गए और 1 मुस्लिम को भी मंत्री बनाया गया। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग को और माइक्रो लेवल पर देखें। नीतीश खुद कुर्मी जाति से हैं, इसलिए कुर्मी जाति से
उन्होंने सिर्फ एक श्रवण कुमार को मंत्री बनाया। कुशवाहा समाज से 3 मंत्री बनाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा सुरेंद्र मेहता और दीपक प्रकाश को। दलित समाज से 5 मंत्री बनाए। कासम खास अशोक चौधरी, लखेंद्र कुमार रोशन, सुनील कुमार, संजय कुमार और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन। राजपूत समाज से 4 मंत्री बनाए गए। संजय सिंह टाइगर, लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह और संजय कुमार सिंह। वैश्य समाज से 3 मंत्री मंत्रिमंडल में लिए गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, अरुण शंकर प्रसाद और नारायण प्रसाद, तीनों ही बीजेपी के हैं। भूमिहारों में से 2 को मंत्री बनाया गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अलावा जेडीयू के विजय कुमार चौधरी। निषाद समाज से भी 2 मंत्री बनाए गए, रमा निषाद और मदन सहनी। ब्राह्मणों में से मंगल पांडे को, कायस्थ में से नितिन नवीन को और कहार जाति से प्रमोद चंद्रवंशी को मंत्री बनाया गया। नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल में लालू के MY समीकरण को भी साधा। यादव समाज से भी 2 मंत्री बनाए गए, रामकृपाल यादव और विजेंद्र प्रसाद यादव। जेडीयू ने इस बार 4 मुस्लिमों को ही टिकट दिए थे, उनमें से जमा खान ही जीते, उन्हें भी मंत्री बनाया गया। 2 यादव और 1 मुस्लिम मंत्री बनाकर नीतीश ने सीधा मैसेज दिया है कि यादव और मुस्लिम वोटर एनडीए से मन जोड़ सकते हैं। रामकृपाल यादव 2014 से पहले लालू यादव के राइट हैंड हुआ करते थे। रामकृपाल दानापुर सीट से बाहुबली रीतलाल यादव को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। खास ये है कि यही वो सीट है जहां लालू यादव ने इस चुनाव में एक दिन प्रचार किया था। बिहार के नतीजों ने बता दिया है कि मोदी नीतीश की जोड़ी फिट भी है और हिट भी। लगे हाथ नीतीश कुमार ने अपनी इंद्रधनुषी कैबिनेट से विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी बड़ा संदेश दिया है। नीतीश सिर्फ लव कुश के नहीं बल्कि सबके हैं। नीतीश के लिए विरोधी का MY और प्रधानमंत्री मोदी का साथ, सबका विकास दोनों मायने रखते हैं। एनडीए की जितनी बड़ी जीत, नीतीश कुमार का उतना ही भव्य शपथ समारोह। लाखों लोगों की मौजूदगी में आज नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश गदगद दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मंच पर उनकी केमिस्ट्री जोरदार थी, लेकिन इसमें भी विरोधियों को किंतु परंतु कहने का मौका मिल गया है। विपक्षी दलों ने कैसे साधा है आज के इस खास मौके पर भी निशाना, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अंदाज जिसने गमछे से गर्दा उड़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह के बाद जब मंच पर आगे की तरफ आए तो अपना गमछा गले से निकालकर लहरा दिया और उसके जरिए सियासी विरोधियों के बीच मोदी ने कैसे उड़ाया है गर्दा, देखिए। बिहार वाली ताली, बिहार में बिहार सच्चाई। हवा में गमछा लहराते पीएम नरेंद्र मोदी का ये 13 करोड़ बिहार वासियों से सीधा संवाद है। मंच के सामने मौजूद जनता हो या फिर टीवी मोबाइल पर शपथ देख रही बिहार की जनता, हर कोई इन तस्वीरों को देख खुद को पीएम मोदी से जुड़ा महसूस कर रहा है। अपना अंदाज, अपना आगाज और सबसे पहले ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर जब अगस्त में पीएम औंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने गमछा लहराकर चुनावी प्रचार का श्री गणेश कर दिया था। बिहार में एनडीए प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में लौटी तो दिल्ली में पीएम ने गमछा लहराकर अभिवादन स्वीकार किया और आज जब मोदी शपथ समारोह में पहुंचे तो एक बार फिर उन्होंने गमछा लहराकर हर बिहारवासी का मन मोह लिया। ये राजनीति का वो मोदी स्टाइल है जो उन्हें मौजूदा दौर का सबसे बड़ा राजनेता बनाता है। सामने खड़ी जनता के दिलो दिमाग में प्रचार और जश्न वाले गमछे की पिक्चर चल रही थी तो पीएम ने शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर गमछा लहराकर नई तस्वीर रिलीज कर दी। और ये सिग्नेचर स्टाइल। बिहार जीत के अगले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे तो सूरत में उन्होंने प्रवासी बिहारियों के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गमछा लहराकर पीएम का जोरदार स्वागत किया। गमछे की ये दीवानगी बिहार से निकलकर गुजरात होते हुए दक्षिण में भी दस्तक दे चुकी है। बुधवार को पीएम तमिलनाडु के किसान समिट कार्यक्रम में थे जहां किसानों ने गमछा लहराकर पीएम का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब मैं यहाँ मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा
मेरे आने से पहले पहुंच गई है। बिहार में पीएम ने गमछा लहराकर विपक्ष की लालटेन बुझा दी। दरअसल बिहार में गमछा खेतिहर मजदूर और निम्न वर्गीय वोटरों को लुभाने का एक अस्त्र है। संदेश ये जाता है कि ये नेता भी हमारी तरह ठेठ देसी है। सियासत में वोटरों को लुभाने के लिए गमछे का इस्तेमाल दो तरह से होता है। पहला तरीका हाथ में लेकर लहराने वाला, दूसरा सिर में पगड़ी की तरह मुरेठा बांधने वाला। सामान्य बिहारीपन सियासत में गमछे का दोनों अंदाज आक्रामकता और व्यस्तता का प्रतीक माना जाता है। आज की राजनीति में हम लोग जिसे पटका कहते हैं, जो कि कम चौड़ाई वाला होता है, वो असल में गमछे का ही बदला हुआ छोटा रूप है। बिहार में गमछा सिर्फ सामाजिक और सियासी अहमियत ही नहीं रखता, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। छठ में रंगीन गमछे का इस्तेमाल हर घर में होता है। बिहार वासियों की इन्हीं भावनाओं को पीएम ने पढ़ा, सार्वजनिक मंच गमछे पर उतारा और बदले में बिहार वासियों ने वोटों से एनडीए की झोली भर डाली। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों को एक तरफ बिहार में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी रही सही उम्मीदें, यानी कि नीतीश कुमार कभी पलटेंगे, उस पर भी आज पानी फिर गया। नीतीश कुमार आज पूरी तरह से फॉर्म में नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो केमिस्ट्री दिखाई दी, उसने यकीनन विपक्षी दलों को परेशान करने का काम किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद मंच पर आगे की तरफ आते हैं। दोनों अपना हाथ उठाते हैं और इसके जरिए जनता को बड़ा संदेश देते हैं कि इस बार की ये जोड़ी कभी टूटेगी नहीं। पटना का गांधी मैदान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की केमिस्ट्री का गवाह बना। हजारों की भीड़ सामने खड़ी थी। मोदी और नीतीश जनता का अभिवादन कर रहे थे। तभी नीतीश मोदी की तरफ बढ़ते हैं, उनका हाथ उठाकर बिहार की जनता को डबल इंजन की सरकार का भरोसा देते हैं। गांधी मैदान में मौजूद लोग नारे लगाते हैं, शोर मचाते हैं, जय जयकार करते हैं। गांधी मैदान की ये तस्वीर न सिर्फ यादगार तस्वीर बन गई है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो चुकी है। वैसे जब बात इतिहास की हो रही है, तो इस तस्वीर के साथ इतिहास का एक पन्ना खुद ब खुद जुड़ जाता है। इन दो तस्वीरों से मोदी और नीतीश की हिस्ट्री केमिस्ट्री को आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर साल 2009 की है। लुधियाना में एनडीए की रैली के दौरान मंच पर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का हाथ उठाकर जनता का अभिवादन करते हैं। आज 16 साल बाद वही सीन पटना के गांधी मैदान में रिक्रिएट हुआ है। 2009 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। उस दौरान एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक साझा रैली रखी थी। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। इसी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर जनता का अभिवादन किया। इस तस्वीर ने उस दौरान मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन कहा यह जाता है कि इसी तस्वीर के चलते नीतीश कुमार और मोदी के बीच सियासी खाई बन गई। 10 मई 2009 की यह तस्वीर बिहार ही नहीं, देश की सियासत में चर्चा का विषय बन चुकी थी। असल में नीतीश नहीं चाहते थे कि बिहार में आकर मोदी चुनाव प्रचार करें। मुस्लिम वोटों के लिए नीतीश उस वक्त नरेंद्र मोदी से दूरी बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को लुधियाना के मंच ने नाकाम कर दिया। मोदी नीतीश की ये तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बनी। इसके बाद आया साल 2010। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। तब बीजेपी ने पटना में 12 जून 2010 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। बैठक से पहले नीतीश ने बीजेपी नेताओं को भोज पर आमंत्रित किया था, लेकिन जिस दिन भोज था उस दिन सुबह नीतीश और मोदी की लुधियाना वाली तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छप गई, जिसमें कोसी बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात की तरफ से दी गई मदद का जिक्र था। नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने भोज रद्द कर दिया। नरेंद्र मोदी उस साल भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। नीतीश और सुशील मोदी की सियासी जोड़ी ने 2010 में जबरदस्त सफलता हासिल की। मुस्लिमों के वोट भी एनडीए की झोली में आए। 206 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री खराब होने लगी थी। फिर मौका आया साल 2013 का। नीतीश नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बने।
लेकिन बीजेपी ने फैसला ले लिया। नाराज नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। – 2009 में जो कड़वाहट के बीच पड़े थे, 2013 आते आते वटवृक्ष बन गया था। मोदी और नीतीश के रास्ते अलग हो गए। 2014 में मोदी ने बिहार में शानदार जीत हासिल की, लेकिन 2015 में मोदी को इसी बिहार में नीतीश लालू की जोड़ी ने मात दे दी। समय की जरूरत कहिए या सियासी मजबूरी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे से ज्यादा लंबे समय तक दूरी नहीं रख पाए। साल 2017 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से नाता तोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन चुके थे और लोकप्रियता में शिखर पर थे। तब से मोदी और नीतीश कई मौकों पर साथ आए, दूर भी हुए। 2022 में तो नीतीश मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर देश भर में घूमने निकल गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश ने पलटी मार दी, मोदी के साथ हो लिए। चुनाव के दौरान प्रचार में मोदी ने नीतीश को लाडला तक कहा था। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लुधियाना टू पटना 16 साल बाद तस्वीरों में हिस्ट्री की केमिस्ट्री रिपीट हुई है। समय का चक्र बदला है। जिन मोदी से नीतीश ने दूरी बनाई थी, तस्वीर को लेकर अच्छा खासा बवाल कटा था, आज वही नीतीश मोदी का हाथ लेकर मंच पर अभिवादन करते नजर आए। सोशल मीडिया पर समर्थक इन तस्वीरों को लेकर खासा उत्साहित हैं। गानों के साथ रील बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए को जिन मुद्दों पर प्रचंड जीत मिली, उनमें से एक मुद्दा था परिवारवाद का। बार बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष करके एनडीए के नेता जनता को यह बताते थे कि अगर इनकी जीत होती है, महागठबंधन सत्ता में आती है, तो सिर्फ एक परिवार का ही यहां पर राज चलेगा। नीतीश कुमार हालांकि हमेशा परिवारवाद से दूर रहे, लेकिन अपनी सरकार को इन आरोपों से वो बचा नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों की पार्टियों को मंत्रिमंडल में एक एक सीट दी गई, लेकिन वो एक एक सीट दोनों ने अपने बेटों की ताजपोशी करके सजा दी। श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं ईश्वर की शपथ। नीतीश कैबिनेट के शपथ ग्रहण में सबसे आखिरी नाम के तौर पर दीपक प्रकाश को पुकारा गया। संजय कुमार एक एक कर 5 मंत्री दाहिनी तरफ से आए और माइक के सामने खड़े हो गए। छठा चेहरा मंच की बाईं ओर से सामने आया। बाकी 5 नेता तो पारंपरिक पहनावे में थे, लेकिन छठे चेहरे लीक से हटकर पूरी बिहार की शर्ट और जीन्स पैंट में नजर आए। यही दीपक प्रकाश है। शपथ की औपचारिकताएं पूरी हुई तो बाकी मंत्रियों की तरह दीपक प्रकाश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंची, पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दीपक से हाथ मिलाया, नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं। बगल की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे थे। दीपक प्रकाश ने उनके पैर छुए तो नीतीश ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तस्वीरें आपने देख ली, अब दीपक प्रकाश कौन है, उनके बारे में भी जान लीजिए। तो वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद की। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम सीट से विधायक चुनी गई है, लेकिन मंत्रिमंडल में आरएलएम कोटे से बेटे दीपक प्रकाश को जगह मिली है। 37 साल के दीपक के पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री है। जिनकी राजनीतिक पारी सीधे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शुरू हुई है। दीपक मंत्री बने हैं तो पूरा परिवार गदगद है कि सब कुछ मेहनत करके हमारे लोग खड़ा करें और फिर इधर से उधर कोई हो जाए, पार्टी फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो इससे बचने का भी एक उपाय है, इसलिए हमने ऐसा किया। नहीं, हमको खुद मीडिया में आने से थोड़ी देर पहले ही खुद हमको भी पता चला है। अच्छा। पहले से तय नहीं था। लोगों की मांग थी कि अभी कोई आना चाहिए जो पार्टी, और वो भी युवा, जो पार्टी को संभाल सके। ये काफी भावुक बड़ा क्षण है। संभावित मंत्रियों की सूची में स्नेहलता का नाम चल रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने
बेटे की ताजपोशी कर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। बेटे को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि आगे चलकर आरएलएम की बागडोर अब वही संभालेंगे। साथ ही अब 6 महीने के अंदर दीपक प्रकाश के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होगा। उम्मीद के मुताबिक वो विधान परिषद के जरिए विधायिका का हिस्सा बनेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे के वक्त उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें आई थी। उन्होंने कैमरे के सामने कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद वो दिल्ली गए, तब जाकर वहां बात बनी। उस वक्त ये कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा में 6 सीटें देने के साथ साथ एक एमएलसी पद देने पर भी सहमति बनी है। अब बेटे को मंत्री बनाकर उन्होंने विधान परिषद वाले वादे को भुनाने का दांव चल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी की मदद से राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी विधायक है और बेटे मंत्री बन चुके हैं। हालिया चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 सीटों पर लड़कर 4 पर जीत हासिल की। इनमें से एक भूमियार, एक राजपूत और उनकी पत्नी समेत 2 विधायक उन्हीं की कुशवाहा जाति से हैं। कोयरी जाति के नेता उपेंद्र कुशवाहा चाहते तो बाजपट्टी के विधायक और अपने स्वजातीय रामेश्वर महतो को भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बेटे को आगे बढ़ाकर वंशवादी राजनीति की लकीर पर चलने का फैसला किया, जो क्षेत्रीय पार्टियों की ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स बन चुकी है। इसकी एक और मिसाल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन है, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। संतोष ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार खिलाफ किसी प्रकार का करप्शन का, परिवारवाद का कोई ये नहीं लगा है। खास करके महिलाओं ने और युवाओं ने इतना उत्साह दिखलाया कि सचमुच में हम लोगों को भी विश्वास नहीं था कि इतना सीट हम लोगों को आएगा। ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि मांझी साहब खुद परिवारवाद के पुरोधा हैं। बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी ने 6 सीटों पर लड़कर 5 पर जीत दर्ज की। इनमें 3 तो परिवार के ही हैं, दामाद प्रफुल्ल मांझी, बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी, जबकि चौथे कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हराने वाले ललन राम और 5वें भूमियार जाति से आने वाले रोमित कुमार। मांझी मुसहर जाति से आते हैं, दलित राजनीति के रहनुमा हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में ही नहीं बल्कि अपने बेटे के मंत्री बनाने में भी परिवारवाद जिंदाबाद करना नहीं भूले। नीतीश सरकार में आज शर्ट और जीन्स पहने एक नए नवेले युवा नेता ने भी मंत्री पद की शपथ दी। देखते देखते उनकी तस्वीरें जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सवाल पूछे जाने लगे कि भैया ये नेता हैं कौन। पता चला उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आरएलएम के मुखिया हैं, ये उनके बेटे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने मंत्री जी से तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है, आप भी सुनिए। ये अचानक से चमत्कार कैसे हो गया? दीपक जी के जीवन में ये प्रकाश कहाँ से आया? नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन राजनीति में नए नहीं है, मंत्री के तौर पर पहली बार मौका मिला है। लेकिन राजनीति तो ऐसे बचपन से देखते आ रहे हैं पापा को, और उनको काम करते हुए देखा है। और ऐसे भी पिछले लगभग 4-5 साल से पार्टी के स्तर पे हम काम कर रहे हैं। आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। शपथ के तुरंत बाद आपने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिताजी से पूछिए कि मैं मंत्री क्यों बना, क्योंकि मुझे कुछ घंटे पहले ही इस बारे में जानकारी लगी। जी बिल्कुल, जैसे मीडिया में जब खबर आई होगी उससे बस थोड़ी देर पहले भी हमको भी खुद भी पता चला था, तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, लेकिन प्लेजेंट सरप्राइज़ था। और मौका मिला है मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने का, तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम अभिभूत हैं, और साथ में एक जवाबदेही भी आई है कंधे पे, तो उस पर भी खड़ा उतरना है, खुलेंगे। अब दीपक जी जरा ये बताइए, आपको कुछ घंटे पहले ही पता चला कि आप मंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले आपकी माता जी को लेकर उन्होंने चुनाव भी जीता है सासाराम से, ये था कि वो मंत्री बनेंगी। आपके पिता राज्यसभा के सांसद हैं, तो ये अचानक से कब आपको बताया गया? और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये नई जीन्स शर्ट आपने पहले ही खरीद रखी थी कि जाना है मुझे मंत्री बनने के लिए? क्योंकि बिहार में खांटी पॉलिटिक्स और खांटी पॉलिटिशियन होती हैं, पूरा झमाझम कुर्ता पजामा पहन के। आप बिल्कुल अलग से नजर आ रहे थे जब शपथ ले रहे थे, तो आपको नहीं लगा कि मैं भी कुर्ता पजामा पहन के और उस तरह से जाऊं? नहीं, एक तो पता चलने की जो बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की मीटिंग हुई थी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, और उस मीटिंग में फैसला लिया गया। तो ये लगता है कि कल शाम को शायद मीटिंग हुई होगी, तो उस मीटिंग के माध्यम से पता चला मुझे भी,
और जहाँ तक कपड़े की बात है तो एक तो राजनीति को जितना युवाओं के नज़दीक जाना चाहिए, युवाओं को राजनीति के नज़दीक आना चाहिए। पुराना जो तरीका रहा है राजनीति का, खाली पहनावा ही नहीं, लेकिन जो पुराना तरीका रहा है उसे युवा थोड़े से कतराने लगे हैं राजनीति से। आप मंत्री बन गए हैं तो अब कठिन सवालों का सामना करना भी होगा आपको। आपके पिता 6 पर लड़े, 4 विधायक जीते, उसमें से भी आपकी एक माता जी हैं, पिताजी आपके सांसद हैं, बेटा जी को मंत्री बना दिया तुरंत, वो भी बिना कोई चुनाव लड़े, बिना विधान परिषद का सदस्य बने हुए। तो ये परिवारवाद के आरोप जिससे नीतीश कुमार जी बचते रहे हैं, अब इस मुद्दे पर घेरा जाएगा। नहीं, परिवारवाद पे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगी तो मेरी जो योग्यता है, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ नीयत के हैं, तो मेरी योग्यता को आप मेरे परिवार से जोड़ के नहीं देखिए। जो मौका मिला है उस पर हम खड़े उतरेंगे, उसके लिए आप समय दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। वैसे परिवारवाद के आरोप सिर्फ छोटी पार्टियों पर ही लगाना सही नहीं है, क्योंकि सियासत को विरासत में पाए कई ऐसे बड़े बड़े नेता भी जो बड़े गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं, आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अब कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको लेकर विपक्षी दलों ने अभी से निशाना साधना शुरू कर दिया है, उनके बारे में जानिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के करीब 3.5 दशक के पॉलिटिकल करियर में वो कई पार्टियों से होते हुए बीते 8 साल से बीजेपी में हैं। उनके सितारे इस कदर बुलंद हैं कि वो मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। बीजेपी भले ही राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हो, लेकिन सच ये है कि सम्राट चौधरी भी इसी राजनीति की उपज हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता हैं। वो भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन भी फिर से मंत्री बने हैं। उनके दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी से कई बार विधायक रहे। बिहार की नई सरकार में बीजेपी कोटे से जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को भी जगह मिली है। लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई श्रेयसी दिग्गज समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं, कई मेडल जीत चुकी हैं, स्पोर्ट्स में उनका बड़ा नाम है। लेकिन हकीकत ये भी है कि सियासत उन्हें विरासत में मिली है। पिता ही नहीं, माँ भी सांसद रही हैं। नीतीश सरकार में बीजेपी विधायक रमा निषाद भी मंत्री बनी हैं। रमा ने चुनावी मौसम में ही पति अजय निषाद के साथ बीजेपी में वापसी की। मुजफ्फरपुर की औराई सीट से पार्टी ने टिकट दिया, जोरदार जीत दर्ज की, जिसका इनाम बीजेपी ने मंत्री पद से नवाज कर दिया है। रमा के पति बीजेपी से सांसद रहे, पिछली बार टिकट कटा तो कांग्रेस से लड़े और हारे। रमा के ससुर यानी अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी बिहार के बड़े नेता रहे हैं। उनका कई पार्टियों से नाता रहा है। नीतीश कुमार खुद राजनीति में परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान करीब हर भाषण में लालू यादव की परिवारवादी राजनीति की तीखी आलोचना करते सुने गए। नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार और इसे ही अपनी राजनीति का आधार बताते रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे कई मौके आए जब जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठी, लेकिन खुद नीतीश ने इस पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। निशांत भी नेता बनने के सवाल को टालते रहे हैं। पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया करेंगे। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है, भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हो, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। हालांकि परिवारवाद से नीतीश की पार्टी अछूती नहीं है। नई कैबिनेट में भी जेडीयू कोटे से ऐसे कई चेहरे मंत्री बने हैं जो वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं। इनमें नीतीश के बेहद करीबी सहयोगी और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी का भी नाम है, जिनके पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस नेता रहे, महावीर चौधरी के बेटे हैं। तो महिला मंत्री लेशी सिंह के पति भूटन सिंह भी समता पार्टी के नेता थे। पूर्व आईपीएस और लगातार दूसरी बार मंत्री बने सुनील कुमार भी राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। उनके बड़े भाई अनिल कुमार आरजेडी और कांग्रेस से विधायक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या परिवारवाद सत्ता की वो चाशनी है जिसका स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने से किसी भी राजनीतिक दल को परहेज नहीं है।
पोखरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। बिहार में नई सरकार शपथ ले चुकी है, लेकिन बिहार के बाद 5 और महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर अगले साल होने हैं विधानसभा के चुनाव, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, जहां पर आज तक सत्ता कायम रखने में बीजेपी को कभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। 2021 के चुनाव में 77 सीटें विधानसभा की उसने जरूर जीती थी, लेकिन इस बार दीदी को सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भर दी है हुंकार। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से भी किया जा रहा है जबरदस्त पलटवार। पहले कले, फिर अंग, और अब बंग। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुँचती है। बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया। कभी बंगाल प्रांत का हिस्सा रहे ओडिशा में कमल खिल चुका है। बिहार में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है और अब बीजेपी का रथ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तैयारी दीदी का किला फतेह करने की है। बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि दीदी जिस ढंग से SIR में बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने। अपने इन दावों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी जमीन पर उतर चुकी है। ये तस्वीर 14 नवंबर की है, जब बिहार में बीजेपी की प्रचंड विजय हो चुकी थी और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव प्रदेश नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक कर रहे थे। बीजेपी 26 में दीदी के 15 साल के राज को खत्म करने का दावा कर रही है, तो टीएमसी कह रही है बंगाल कभी बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे नहीं खोलेगा। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी पर सीधा आरोप है कि घुसपैठियों को वो बचाना चाहती हैं, अवैध बांग्लादेशियों को वो पनाह देती हैं और इसके जरिए सत्ता की राजनीति को लगातार अपने पक्ष में करने की कोशिश कवायद में ममता दीदी जुटी रहती हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कैंपेन भी चलाती है और ममता बनर्जी की ओर से सबूत मांगे जाते हैं बीजेपी की ओर से। आपको बताते चले SIR का जबरदस्त विरोध एक तरफ ममता बनर्जी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ SIR की प्रक्रिया की पश्चिम बंगाल में हो चुकी है शुरुआत और सबूत के तौर पर ABP न्यूज ने जो ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप बॉर्डर पर देखिए किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चेतावनी और बंगाल में वोटों की शुद्धिकरण की शुरुआत का असर है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगा दी है। আইছি সবাই যেভাবে আসে ওইভাবে আইছি। আবেদন আমরা সরকারের কাছে সারেন্ডার করে ঘরে যাব। আর এই SIR ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আপনাদের মধ্যে আতঙ্ক। বাংলাদেশ। ভারতে কত বছর আগে এসেছিলেন? 1 বছর। ভারতে আমি থাকতাম হাওড়া জেলা। बंगाल का बशीरहाट बॉर्डर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के झुंड यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। जब से बंगाल में SIR शुरू हुआ है, अवैध प्रवासियों के बीच वापस बांग्लादेश जाने की होड़ मची है। बंगाल में SIR का शुरुआत हो गया है, इसीलिए बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी आदमियों इधर नहीं रहते हैं और ये लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं, कोई 5 साल कोई 10 साल, वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। हम लोग इधर है बसीरहाट का हकीमपुर बॉर्डर में है।
बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का जमावड़ा सिर्फ बशीरहाट बॉर्डर पर ही नहीं लगा है। ये वीडियो स्वरूपनगर बॉर्डर का है। आप भीड़ चेक कीजिए। फेसिंग को तोड़ने पर आमादा ये भीड़ बता रही है घुसपैठियों में SIR का कितना खौफ है। ये तस्वीरें देखने के बाद भी क्या ममता बनर्जी दावा कर पाएंगी कि बंगाल में कोई अवैध बांग्लादेशी नहीं है? बंगाल में घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। बंगाल में SIR की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 नवंबर को जब बंगाल में SIR की शुरुआत हुई थी, उसी दिन ममता बनर्जी सड़क पर विरोध में उतर गई थी और घुसपैठियों को गारंटी दे रही थी। घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। ममता बनर्जी से बांग्लादेशी घुसपैठियों का भरोसा अब टूट चुका है। घुसपैठियों की समस्या को नकारने वाली ममता की बोलती तो इन अवैध बांग्लादेशियों ने ही बंद कर देनी है। 12 বছর 10-12 বছর আগে ও বাবা মা এসেছিল নিজে, আমরা ছোট ছিলাম তখন। হ্যাঁ, এখানে বিল্ডিং এ কাজ করতাম দমদম পার। এখন আমাদের ওখানে রাখছে না, তো আমাদের কাছে কাগজ, বৈধ কাগজ নেই। এখানে থাকতাম আমি হুগলির ডানকুনিতে। না না, ডকুমেন্টস ছিল না, ভোট কিভাবে দেবো? কলকাতা থেকে। আপনার এখানেই বাড়ি? না, বাংলাদেশ। আচ্ছা, পাসপোর্ট ভিসা সবই আছে? না, কিছুই নেই। শুধু আমরা সরকারের কাছে সারেন্ডার করে যে ঘরে যাব। अब बताइए ममता क्या कहेंगी, क्योंकि अवैध घुसपैठिए तो खुद कह रहे हैं कि वो बंगाल के मूल निवासी हैं। उन्होंने भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ की है। उन्होंने भारत आकर एजेंट्स के जरिए फर्जी नागरिकता के कागजात बनवाए थे और अब SIR में पकड़े जाने के डर से वो वापस बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि बंगाल के घुसपैठिए खुद मान रहे हैं कि वो घुसपैठिए हैं। ममता सरकार पे खूब मौज रही, लेकिन अब SIR आया है तो जाना पड़ रहा है। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं, दूसरे देशों से यहाँ लाते हैं लोगों को, जिसको उनको पैसा मिलता है। तो वैसे ही हम आए थे। SIR शुरू होते ही बंगाल में घुसपैठिए ऐसे बाहर निकलकर बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे हैं जैसे घर की सफाई होने पर चूहे अपने बिलों से निकलकर भागते हैं। पहले सीमा पार कर भारत में घुसने के प्रयास करते बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार होते थे। अब पिछले 1 सप्ताह में ही बांग्लादेशी भागने की फिराक में 200 से ज्यादा घुसपैठिए गिरफ्तार हो चुके हैं। BSF खुद बंगाल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने का इंतजाम कर रही है। हर दिन 170 से 180 आदमियों को बांग्लादेश के भेजते हैं BSF की तरफ से। ये तस्वीर हर दिन देख रहे हैं हकीमपुर बॉर्डर में। बसीरहाट का हकीमपुर बॉर्डर वो बांग्लादेश बॉर्डर में है। वो हकीमपुर में बांग्लादेश आदमी मिलते हैं, वो लोग जा रहा है बांग्लादेश। कोई 10 साल, कोई 5 साल इधर रहने वाले, इधर कोई काम करते हैं, वो काम छोड़ के बांग्लादेश लौट रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है और डरना बनता भी है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7 करोड़ 60 लाख वोटर हैं। इनमें से 2 करोड़ 40 लाख वोटरों के नाम का मिलान साल 2002 की लिस्ट से कर लिया गया है। यानी इन 32% वोटरों को SIR में कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बाकी 5 करोड़ 20 लाख वोटरों को अपनी नागरिकता के कागज दिखाने पड़ेंगे। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को समझ में आ चुका है कि SIR से बचना नामुमकिन होगा। अब की बार कागज नहीं दिखाएंगे वाला बहाना भी काम नहीं करेगा और कागज वो दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए मुंह छिपाकर पतली गली से वापस बांग्लादेश चले जाने में ही भलाई है। अरे কিছু অসুবিধা নেই, আরে বলো না কি টাকা লাগবে, আরে কোনো ব্যাপার না, আমি করছি জেনে পাগল ওরা পাগল বলো রাজি না বলতে পারি না থাক। और अब आज का जनहित मंत्र, ताकत आवाज में नहीं विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश आने से बड़ी होती है, बाढ़ आने से नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।